नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो पिछले वीडियो में हमने साहित्य पैरा संबंधी टॉपिक को क्लियर किया था, उसको समझाया था। तो उसके टोटल 3 या 4 टॉपिक क्लियर हो चुके थे, 3 या 4 ही शायद बचे हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ठीक से समझ आ गया होगा, और जिन लोगों को समझ नहीं आया है, जहाँ भी जिन लोगों को डाउट होता है, तो प्लीज़ 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 एक बार हमको कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ ही और मैं साहित्य का भी पाठ करवा रही हूँ आप सभी को। आप सभी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि साहित्य का पाठ करवाइए, साहित्य करवाइए। तो मैं अब साहित्य का भी साथ में लेकर चल रही हूँ। और ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ या फिर हिंदी टीजीटी पीजीटी सुपर टेट टेट सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथ ही इसकी डिटेल वीडियो भी मैं डिटेल भी करवाती चलूँगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए देखते हैं डिटेल। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। तो इसको थोड़ा सा जो ठीक ठाक से साधारण से क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा जल्दी करवाऊंगी, और जो थोड़े से डीप क्वेश्चन है उनको थोड़ा डिटेल में ज़्यादा टाइम दूंगी। तो आप लोग सभी, और जहाँ भी जिन लोगों को डाउट होता है प्लीज़ एक बार हमको कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसके साथ ही जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हिंदी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी हमारी अवधी भाषा की बोली है। अवधी में कुल 3 बोलियाँ, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, और बिहारी में है वो, हम बिहारी में भी 3 बोलियों को रखा गया है, मगही मैथिली भोजपुरी। तो बिहारी हिंदी में टोटल ये 3 बोलियाँ हैं, और जो नहीं है वो हमारी छत्तीसगढ़ी नहीं है। इसका डिटेल भी है इसमें हमारी, ये जैसा कि मैंने बताया है कुल 5 बोलियों में बांटा गया है। सोरसनी से 3 बोलियाँ ली गई हैं हमारी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और खस। इसमें पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ रखी गई हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली और कन्नौजी। इसके साथ ही राजस्थानी में कुल 4 बोलियाँ रखी गई हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। इसके साथ ही पूर्वी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी और राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। इनको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सी बोली पूर्वी राजस्थानी की है, कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थानी की है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आप सभी को। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद है खस या पहाड़ी। इसकी भी 3 बोलियाँ हैं, इसमें है कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। इसके साथ है अब मागधी और अर्धमागधी। अर्धमागधी हमारी पूर्वी हिंदी वर्ग में आ जाती है। पूर्वी हिंदी में हमने जैसे कि ऊपर बताया था कुल 3 बोलियों को रखा गया है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। इसके साथ ही जो मागधी में आता है वो हमारा आता है बिहारी हिंदी में भी 3 बोलियाँ रखी गई हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। और ये 3 प्रमुख बिहारी की बोलियाँ हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। आप सभी लोगों से कमेंट है कि यह क्वेश्चन है कि आप प्लीज़ हमको एक कमेंट में ये क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं कि जो हमारे मैथिली कोकिल हैं वो किन्हें कहा जाता है हमारी हिंदी भाषा में, मैथिली कोकिल किसको माना गया है। तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर इसका आंसर दें। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध और योगियों की जो रचनाएं, सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन ही स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन हमारे हिंदी साहित्य के एग्जाम जो होते हैं टीजीटी पीजीटी नेट में, उसमें कथन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो कथन बहुत आते हैं, तो ये हमें कथन बताना है कि ये कथन किसका है। शायद ये क्वेश्चन पीछे छूट गया है हमारा, जल्दी में अभी कवर कर दूंगी। तो हमको बताना है कि ये क्वेश्चन है वो किसका है। तो ये क्वेश्चन हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये उन्होंने माना है, शुक्ल जी ने माना है कि जो सिद्ध साहित्य की जो रचना है, सिद्ध कवियों के द्वारा जो रचनाएं या साहित्य लिखा गया था, उनमें स्वाभाविक अनुभूति या फिर ऑथेंटिकता नहीं है। उनका जीवन के जो संघर्ष से उनका कोई संबंध नहीं है। उनका जो साहित्य है वो एक मामूली आंतरिक एवं मामूली मानसिकताओं के अनुरूप जो लिखा गया साहित्य है, और उनमें जीवन की स्वाभाविकता का कोई मूल तत्व नहीं है। तो ये शुक्ल जी का कथन है। इसके साथ ही जो हमारा एक क्वेश्चन छूट गया है ऊपर, उसको भी कवर करते हैं। वो है, संस्कृत का कोई भी शब्द अनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। तो ये हमें बताना है कि ये किसका कथन है कि संस्कृत का अगर कोई भी शब्द है, तो अगर हम उसे तोड़ देंगे या मरोड़ देंगे, उसका या कोई पार्ट हटा देंगे या उसमें जोड़ देंगे, तो क्या वो संस्कृत का तद्भव बन सकता है? तो ऐसा नहीं माना है। ये कथन रामलाल शर्मा जी का है। वो मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि संस्कृत के जो भी कटे हुए या टूटे फूटे जो शब्द हैं वो हमारे तद्भव में नहीं आ सकते हैं, हिंदी के तद्भवों में नहीं आ सकते हैं। उनका एक अलग ही एक नियम है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट 4th क्वेश्चन हम देखेंगे। 4th क्वेश्चन है हमारा, 4th क्वेश्चन है कि आर्य नव यौवन अभिरामा जत देखत तत कहे न पारिय छहो अनुपम एक ठामा। तो ये बताना है कि ये पंक्तियाँ जो लिखी गई हैं वो किनकी हैं, किनके द्वारा लिखी गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर है और किसके क्या बताया गया है इन पंक्तियों में, तो ये हमको बताना है। तो ये पंक्ति हैं, ये मूल रूप से विद्यापति जी की हैं। ये विद्यापति का कथन है, विद्यापति का है, उनके द्वारा लिखी गई ये रचना, ये पंक्ति हैं दो। उनमें कहा है कि आर्य नव यौवन अभिरामा, उन्होंने नव युवती का जो यौवन है उसके सौंदर्य का रूप जो लावण्यता है उसका वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि इस नव यौवन युवती का जो यौवन है उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है कि वो इतना अभिराम है, इतनी अथाह मात्रा में है जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। और इसके साथ ही जद देखत तत कहे न आर्य, और वो कहते हैं कि जिधर देखते हैं उधर ही इसकी अनुपमता को देखने का अटूट सौंदर्य दिखाई पड़ता है, अत्यधिकता दिखाई देती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे 6 अनुपम एक ठामा, यानी कि 6 अनूठे पदार्थ एक साथ आकर के अपनी अनूठी प्रतिष्ठा को प्रज्वलित कर रहे हों, अपनी अनूठी प्रतिष्ठा को अनुपमता से के रूप में बढ़ा रहे हों। तो ये कथन उन्होंने विद्यापति जी ने कहा है। और इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है, इसका रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो इसमें है, पहला है रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है, या फिर आशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ हैं, रूप वर्णन करने में समर्थ हैं, या फिर रूप वर्णन करने में असमर्थ हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 4th, क्योंकि विद्यापति जी नव यौवन जो युवती है उसके नव यौवन का जो रूप वर्णन का करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। तो इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा है, जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 4। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं एक बार। इसकी व्याख्या में लिखा है, यह पंक्तियां विद्यापति की हैं। इन पंक्तियों में कवि नायिका का नक्सिक वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। वह कहता है कि आह, नायिका का यह यौवन कैसा मोहक नव यौवन है, ऐसा रूप
कि देखा हुआ भी नहीं कहा जा सकता है। यह चकित कर देने वाला है, जैसा कि 6 अनूठे पदार्थ इकट्ठे आकर होकर के और अपनी अनुपम छटा को फैला रहे हों। तो इसमें असमर्थता जताई गई है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन होगा, रस गगन गुफा अजगर झरे अज पा सुमिरन जाप करे। तो ये पूछा है कि इन पंक्तियों में, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 3। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। सहस्रार चक्र इसका राइट आंसर है। ये पंक्तियाँ मूल रूप से कबीरदास जी द्वारा लिखित हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दी गई पंक्तियों में गगन गुफा या का आशय सहस्रार चक्र से है। कुल 8 चक्र मूलाधार हैं। हमारे जो मूलाधार के जो चक्र हैं वो टोटल 8 चक्रों का वर्णन किया गया है। उनमें से एक है हमारा सहस्रार चक्र। तो पहला है कि चक्र मूलाधार, स्वाधीनिष्ठ मूलाधार, मणिपुर मूलाधार, अनाहत मूलाधार, विशुद्ध मूलाधार, आज्ञा मूलाधार और विंद और सहस्र, ये 8 मूलाधारों का वर्णन किया हुआ है। इनमें से सबसे श्रेष्ठ माना गया है यह सिर से शिखर तक जो सहस्त्र है, इसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह सिर से शिखर पर स्थित है। इसे ब्रह्मरंध्र या ईश्वर का द्वार भी कहा जाता है। ये आध्यात्मिक चेतना का दिव्य केंद्र माना जाता है। तो जो सहस्रार चक्र है वो हमारे दिव्य चेतना का केंद्र माना गया है। इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है वो है हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। जो हरिदासी संप्रदाय हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि हरिदासी संप्रदाय के जो राधा कृष्ण हैं वो क्या हैं, किस रूप में राधा कृष्ण को माना गया है। लोकहितज्ञ के रूप में माना गया है, लोक निरपेक्ष के रूप में माना गया है, आत्मनिष्ठ के रूप में माना गया है, या फिर जीवन के सापेक्ष के रूप में। जो हरिदासी लोग थे उन्होंने राधा कृष्ण को जीवन के सापेक्ष के रूप में माना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है 2। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2। और हरिदासी संप्रदाय जो हमारा सखी संप्रदाय भी कहा जाता है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हरिदासी जी हैं। तो इसके बाद हम इसकी डिटेल वीडियो देखते हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है हमारा, हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। इसमें निरंकुश बिहारी और कृष्ण सर्वोपर हैं, निकुंज बिहारी और कृष्ण सर्वोपर हैं। इसमें कृष्ण ना तो सृष्टि रचना प्रक्रिया में पढ़ते हैं और ना ही प्रभुता धारण कर संसार के क्रियाकलाप का दायित्व रखते हैं। अतः यह संप्रदाय में राधा और कृष्ण लोक निरपेक्ष हैं। तो इसमें जो भगवान कृष्ण को जो हरिदासी लोगों ने माना है कि वो राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है वो है अति अनंत। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बिहु बुध विधि सब संता। तो ये कथन हमारा कृष्ण राम भक्ति शाखा से लिया गया है। भगवान जो तुलसीदास जी हैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण के जो कथा सौंदर्य का जो वर्णन उन्होंने किया है ओके, तो उसी के बारे में कहा है कि हरि अनंत, हरि तो अनंत है, भगवान राम तो अनंत हैं और उनकी कथा तो उससे भी ज़्यादा अनंत है। कहीं सुने बेहूद सब संता। तो ये उन्होंने भगवान राम की महिमा का अपार वर्णन किया है। तो इसमें पूछा गया है कि राम कथा के प्रसंग में तुलसी ने यह बात किससे कहलवाई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 शिव जी से, क्योंकि जो रामचरितमानस है वो हमारी टोटल 4 संवादों में बटा हुआ है। तो उसमें से एक शिव पार्वती संवाद है। तो उसमें शिव जी पार्वती को भगवान जो राम की जो कथा है वो उसको सुनाते हैं, पार्वती जी को सुनाते हैं। तो ये उसी का वर्णन है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका डिटेल भी है इसमें। इसी में यही है, श्री राम के चरित्र का गान 4 संवादों के रूप में हुआ है। प्रथम संवाद पार्वती संवाद है, शिव और पार्वती संवाद है, जिसमें शिव जी पार्वती को भगवान राम की जो कथा सौंदर्य है उसका वर्णन करते हैं, उनकी गाथा को बताते हैं। तो यही है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की चर्चा नहीं की है। तो हमको बताना है कि सतसई हमारी किसने नहीं लिखी है। हमारे जो रीतकाल है, हमारा रीतकाल में बहुत सारी सतसई टीकाएँ लिखी गई हैं। तो वही बताना है कि इनमें से कौन है जिसने सतसई नहीं लिखी है। मतीराम ने लिखा है, चिंतामणि जी हैं इसके ऑप्शन में, चिंतामणि जी हैं, मतराम है, रामसा है और अमीरदास जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चिंतामणि जी ने कोई भी सतसई टीका या सतसई नहीं लिखी है। बाकी मतीराम ने, रामसा है और अमीरदास सब ने सतसई ही लिखी हैं। इसका डिटेल भी देख सकते हैं। रीतकाल के कवि चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है और मतीराम, राम सहाय, अमीरदास, बिहारी, रहीम, वृंद, भूपति, चंदन, रसनिधि इत्यादि कवियों ने जो सतसई की रचनाएं इन लोगों ने की हैं और चिंतामणि ने नहीं की है। इसके साथ ही नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्व पढ़ा था। मीनागढ़ बम्बई समुद्र मंद राज बंग, बंदर को बंद कर बंदर बसा वैभव, कहें पद्माकर कहीं कसिकी, काश्मीर हूँ को पिंजर सो घेर के कंजर छुड़ा वैभव। तो ये पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया है ये जो कथन है वो किसका है और किसके बारे में कहा गया है। तो भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में ये कवित्व पढ़ा है। तो ये हमको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 3 दौलत राव सिंधिया। ये पद्माकर जी बहुत सारे राजाओं के आश्रय कवि रहे हैं, बहुत सारे यहाँ दरबार में कविराज के रूप में व्याख्यात थे। तो इन्होंने जैसे या फिर दौलत राव सिंधिया ग्वालियर के जो थे, आज भी उनके वंशज हैं हमारे आदित्य राव सिंधिया, सभी लोग जानते होंगे। तो ये उन्हीं के वहाँ दरबार में रहे थे और उन्होंने ये कथन कहा था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 10th उसको देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है। तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की रचनाओं को हमें बताना है कि कौन सी रचना उनकी नहीं है। तो इसमें लिखा है प्रेम पचीसी, कुसुम मांजलि और स्वप्न। इसके बाद कृषक क्रंदन। तो ये 4 टोटल रचनाएं हैं। तो इनमें पूछा है कि शुक्ल सनेही जी की रचनाएं हैं वो कौन सी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 स्वप्न। स्वप्न है जो हमारी राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है।
देख लेते हैं इसको भी। गयाप्रतिष्ठुप सनेही ने त्रिशूल के उपनाम से कविता करते थे, ये त्रिशूल नाम से के उपनाम से कविताएं लिखते थे। शुकबीर नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि और कृषक किन्नर, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कालीन, कादम्बिनी और आदि इनकी रचनाएं हैं। इसके साथ ही स्वप्न पथिक, मिलन, मानसी, कविता कौमुदी आदि रामदास त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। तो इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन होगा, प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो हमें बताना है प्रेम शतक जो है वो किसका है। तो जगन्नाथ रत्नाकर या फिर नंदुलारे भार्गव या फिर योगी भर या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 3। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। हमारा पेज थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वियोगी हर जी। वियोगी हर जी हैं इसका जो राइट आंसर है। जगन्नाथ। इसके बाद हम इसका डिटेल वीडियो देख लेते हैं। प्रेम शतक के जो हैं, प्रेम शतक, प्रेम पथिक और प्रेमांजलि ये वियोगी हर की रचनाएं हैं। सहयोग वीणा और वीर सतसई ये कुल इनकी रचनाएं हैं। इसके साथ ही हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण ये जगन्नाथ जी की हैं। और दोहा, दुलारे दोहावली और ये नंदुलारे का है। पावस, पचासा और सुकबीर सतसई ये अंबिका दत्त व्यास जी का है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12th है। हिंदी में ऋतु संहार के रचनाकार कौन है? जो ऋतु संहार लिखा गया है वो एक तो हमारा संस्कृत में ऋतु संहार लिखा है तुलसीदास जी ने, और इसके बाद जो हिंदी में लिखा है वो हमको बताना है कि ऋतु संहार एक तो हमारी संस्कृत की रचना है जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इसके साथ ही बताना है कि हिंदी में किसने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4, सिद्धार्थ पाठक ने इनका ब्रजभाषा में अनुवाद किया है ऋतु संहार का। इसके साथ ही जगमोहन ठाकुर जी ने भी मेघदूत का अनुवाद किया है। तो ये 2 हमारे कवि हैं जिन्होंने कालिदास जी की जो रचनाएं उनका अनुवाद किया है मेघदूत और ऋतु संहार का सीधा पाठक ने किया है और जगमोहन जी ने किया है मेघदूत का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 413। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुरारी और नरगिस के प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ये हमको बताना है कि ये उपन्यास कौन सा उपन्यास है जो मुरारी और नरगिस के प्रेम कथा पर आधारित है। तो इसके ऑप्शन है आदर्श दंपति, पाप और पुण्य, चंद्र हसीनों के खतूत या फिर सत्याग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 2, चंद्र हसीनों के खतूत। ये डॉक्टर वेतन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है। ये इसमें नरगिस और मुरारी जी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसकी डिटेल वीडियो भी अगर चाहो तो देख सकते हो। तो इसकी डिटेल वीडियो में भी यही है कि ये मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद्र हसीनों के खतूत है। इसके अन्य पात्र हुली, हुसैन आदि हैं। नरगिस को एन के नाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक पांडे वेतन शर्मा उग्र हैं। इसके साथ ही अब नेक्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन है, तो तपेदिक के मरीज मन्नू की कथा किस कहानी की में चित्रित की गई है? तो एक मन्नू नाम की लड़की है जो तपेदिक की मरीज है, तो उसी की कहानी और कथा को इसमें रेखांकित किया गया है, लिखा गया है। तो यही बताना है कि कौन सी कहानी है। और सुहागिनी, जिंदगी और गुलाब या फिर बादलों के घेरे या फिर मैं हार गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2, बादलों के घेरे। ये कृष्णा सोबाती द्वारा लिखी गई कहानी है, उसी का एक पात्र है मन्नू। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन है, अनुभूति के द्वंद्व में। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज इतना ही पढ़ूंगी, आज इतने ही 15 क्वेश्चन ही करवाऊंगी, नेक्स्ट आगे देखूंगी। तो ये है हमारा, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। तो ये जो लाइन है, ये कथन है, तो हमें बताना है किस निबंध से उद्धृत है, किस निबंध से लिया गया है। क्या श्रद्धा और भक्ति से, करुणा से, भाव या मनोविकार से या फिर उत्साह से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 3, भाव और मनोविकार। ये आचार्य शुक्ल जी के सारे निबंध हैं। उन्होंने 2 प्रकार के निबंध लिखे हैं, एक मनोविकारी निबंध और एक सामाजिक निबंध। ऐसे करके उनके 2 प्रकार से निबंध हैं। ये मनोविकारी निबंध में हैं, श्रद्धा, भक्ति और भाव, मनोविकार। तो इसी से आज इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे।